जैसे हमको पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे थी। समझिए कि हम आपको एक ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, बात समझ लीजिए। जैसे कि जीवन की उत्पत्ति जो है ना, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व जो है, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाना आवश्यक है। ये बात जान लीजिए, यानी समझना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं तथा सभी ने भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं एवं मान्यताएं प्रस्तुत की, परंतु इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं में धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था और तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का अभाव था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृति वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोटक सिद्धांत है। ये बात जान लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस पिंड में महाविस्फोटक के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड का विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया जारी है। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई और उस पर जीवों की उत्पत्ति हुई एवं उनका कर्मिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। अब बात समझिए, पृथ्वी का इतिहास, अजीवी महाकल्प और जीवी महाकल्प, यानी कि अजीवी में आ गया आपको कि भूपटल के निर्माण का काल, और जीवी महाकल्प में हो गया भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एवं सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्नवत हैं। जैसे कि स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद क्या होता है? यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से संभव हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मान से कीड़े तथा तालाब से कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। यानी धूल से तो मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मान से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ से एवं बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्ष तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बाद विवाद के केंद्र में रही। इसके समर्थन एवं विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए। जेन बैप्टिस्ट वान हेलमोंट के प्रयोग। वान हेलमोंट ने स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रमुख प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिन में, यानी कि पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते। दूसरे पर उन्होंने यह दर्शाया कि 2 ईंटों के बीच में तुलसी रखकर उन्हें धूप में रखने से बिच्छू उत्पन्न होता है। फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। रेड्डी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबला हुआ मांस रखा।
उनमें से एक बोतल को कॉर्क से एवं एक बोतल को जो है कपड़े से बंद कर दिया, परंतु एक बोतल को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात खुले मुंह वाली बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए तथा कपड़े से बंद की गई बोतल में ऊपर भी कीट उत्पन्न हो गए, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत कॉर्क से बंद की गई बोतल में कीट उत्पन्न नहीं हुआ। इससे रेड्डी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मांस से लार्वा स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियाँ जब मांस पर अंडे देती है तभी ऐसा संभव हो पाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके जीवन की उत्पत्ति में ही बहुत बात पढ़ना है। जीव जननवाद, यह सिद्धांत जीव जननवाद का जो सिद्धांत है स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थों से नहीं। यह संकल्पना वर्ष 1858 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1864 में लुई पास्चर ने हंस की गर्दन के आकृति वाले फ्लास्कों का निर्माण किया। इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे।